Good morning, students. This is our English class, and today we will study our third chapter, Growing Up Pains. Okay, so basically, this chapter is written by R.K. Murthy. About the author, R.K. Murthy is a leading Indian writer effectively serving the cause of children's literature. He has authored over 50 books. He is also a recipient of several books, okay, several awards. ओके तो ये आर के मूर्ति जो हैं एक इंडियन राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने बच्चों के लिटरेचर में काफ़ी काम किया है और इन्होंने करीबन 50 बुक्स लिखी हैं और इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। Growing Up Pains is the story of a teenage boy, Samir. The story depicts the conflict between parents and their children. This is the age when parents become extra watchful, whereas on the other side, the teenager needs extra space in his life to live in his own way and wants to take decisions independently. Growing Up Pains जो है ये स्टोरी एक टीनेज बच्चे लड़के समीर की है। यहाँ ये जो कहानी है दर्शाती है कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट जो है हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, क्योंकि टीन एज बच्चे जो होते हैं ये वो एज होती है जब बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने बच्चों पर। और दूसरी तरफ वही टीनेजर्स जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है थोड़ी स्पेस की, थोड़ा पर्सनल लाइफ, थोड़ा पर्सनल टाइम की, ठीक है, जिससे वो ज़िंदगी को अपने तरीके से थोड़ा जी सकें और थोड़े कुछ डिसीजंस जो हैं इंडिपेंडेंटली ले सकें और थोड़े रिस्पॉन्सिबल बन सकें, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। ओके, सो हियर वी गो। Life is hard, I tell myself as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease, playing havoc with my face. जिंदगी जो है बहुत कठिन है, मैं अपने आप को बता रहा था और खड़ा हुआ था मिरर यानी आईने के सामने और अपने मुंह पर कील मुहासे जो निकल रहे थे उसको देख रहा था। ये एक ऐसी गंदी बीमारी है जो मेरे चेहरे के पर आतंक मचाए हुए है। अब यूजुअली आप जैसे जानते ही होंगे कि बच्चे जो होते हैं छोटे, जैसे टीनेजर्स जो होते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे जो होते हैं, उनके अधिकतर इस एज के अंदर ये एक्ने प्रॉब्लम जो हो जाती है। और यही यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है वो भी इसी चीज़ से जूझ रहा है और वो सामने खड़े होकर के ये देखते हुए स्टेट कर रहा है, बोल रहा है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही हार्ड है। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद अ वेव ऑफ हैंड। मैं विश करता हूँ, मेरी इच्छा है कि काश मैं इसको एक झटके में हाथ हिला करके अपने चेहरे पे से सारे पिंपल्स हटा सकता। Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager. फिर मैं अपने आप को बताता हूँ कि ये टेम्पररी चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सा कम कंफर्टेबल बना रही है, क्योंकि मैं टीनेजर हूँ। टीनेजर में अधिकतर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इस तरह की चीज़ें होना मतलब कि इस तरह की एक्ने प्रॉब्लम वगैरह तो टीनेज में कॉमन है। बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्डिंग इनटू एन अडल्ट। लेकिन ये एक ऐसा साइन है जिसमें आप समझ पा रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो अब एक एडल्ट बन रहा है। लाइफ इज़ टफ, लाइफ हार्ड है। वन आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइफ इज़ टफ, ये मैं कहते हुए मुड़ता हूँ एकदम मिरर की तरफ, जब एक इतनी जैसे कि जैसे बिजली चमकती है उसी तरीके से मैं मिरर से पलट जाता हूँ, उसी रफ्तार से। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, ऑलमोस्ट रॉकस। मेरी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा रफ हो गई है, खरखराती हुई सी आवाज़ हो गई है एकदम, जो थोड़ा सा हार्श लाउड आवाज़ हो गई है। इट ग्रेट्स इफ़ आई मे ऐड, ये एक तरीके से खरखराती हुई सी हो गई है बिल्कुल, कि अगर मैं ऐड करूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे कुछ कोई चीज़ अपन रब कर रहे होते हैं उस तरीके से, ठीक है। ये कंपेयर कर रहा है अपनी आवाज़ को। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी मीठी अच्छी सॉफ्ट आवाज़ कहाँ गई। हैव आई कॉट अ कोल्ड, क्या मुझे सर्दी हो गई है। सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड, इस तरह की आवाज़ जो है वो हमारे अक्सर आती रहती है जब हमें कोल्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी टीनेज हो गई है तो ये थोड़ा सा इसकी
आवाज़ भी बदल गई है, और आवाज़ बदलने के कारण इसकी सॉफ्ट वॉइस चली गई है, तो ये थोड़ा-सा उस चीज़ को लेकर के अपने आप से ही बात कर रहा है और बोल रहा है कि मेरी सॉफ्ट आवाज़ कहाँ चली गई? क्या मुझे सर्दी हो गई है? सर्दी में अक्सर इस तरह की आवाज़ हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है और मेरे दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, हम अभी इस क्षण तो हमारा कोई नाता नहीं है। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड? क्या यहाँ पे अनकॉमन कोल्ड है? अ लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट। एक लाइफ में एक मेरे को एक चीज़ मिली, मतलब एक इसको एकदम से ख्याल आता है इस चीज़ का, तो मेरी जो बुद्धि है वो एकदम से एक तरीके से लाइट अप हो जाती है। ठीक है, एकदम से उसको एक आइडिया स्ट्राइक करता है कि मेरे को कॉमन कोल्ड तो नहीं हुआ, शायद मुझे अनकॉमन कोल्ड है। अ कॉमन कोल्ड इज अ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। कॉमन कोल्ड जो है वो सब के लिए कॉमन है, बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। लेकिन हर वक्त जब हर टाइम मुझे कोल्ड होता है तो वो एक अनकॉमन बन जाती है चीज़ मेरे अप्पा और अम्मा के लिए। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड वन दैट कुड किल मी। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, इतना खतरनाक कोल्ड हो गया है कि मैं मर जा, वो कोल्ड मेरी जान ले लेगा। They force me into bed and send for the doctor who pumps all sorts of medicines into my system. वो मुझे ज़बरदस्ती बेड पर डाल देते हैं और एक डॉक्टर को भेजते हैं जो हर तरह की दवाइयाँ जो है मेरे सिस्टम में डाल देता है। यहाँ पर जैसे कि यूजुअली एक बच्चा कोई भी बीमार होता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह की बात उठ रही है कि जब ये बीमार हो जाता है या इसको कॉमन कोल्ड हो जाता है तो इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि वो कोल्ड इसकी जान ले लेगा, और इसीलिए इसको ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाते हैं, इसको बेड पे रहना होता है और डॉक्टर जो है इसको दवाइयाँ देता है और इसको वो फॉलो अप करना होता है। When I tease them for being overprotective, they grunt, how would you know? You are too young to understand our fears. Our only child, the apple of our eye. अब जब ये उनको मजाक में चिढ़ाता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं मेरे को लेकर के, तो वो मेरे को घुराते हुए बोलते तुम्हें किससे पता होगा, तुम बहुत यंग हो ये इस तरह के हमारे डर को समझने के लिए, और तुम हमारे इकलौते बेटे हो, एप्पल ऑफ आवर आई, हमारी आंखों का टुकड़ा हो एक तरीके से। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे वो मेरे डर को समझते हैं। आई टू हैव माई फियर्स, मेरे खुद के अपने भी कुछ डर हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द डे अदर डे, और वो मेरे जो डर थे वो दूसरे दिन तक नहीं थे। बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर इट हैज़ अपियर्ड, बट अचानक से कहीं पता नहीं कहाँ से ये जो है मेरे सामने आ गए हैं। इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थॉट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, ये मेरे सारे जागते हुए मुझे डराते हैं और मेरे सोते हुए भी मुझे डराते हैं। I try to dispel the fear. I tell myself, only cowards fear. I'm no coward. मैं कई बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने डर को भगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ सिर्फ कायर लोग डरते हैं और मैं कोई कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवाडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, बट ये जो चीज़ है, ये ब्रेव चीज़ है, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलती। द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही स्ट्रॉन्गर ये डर होता जाता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजल सेल्फ, अब जो मैं नॉर्मली हुआ करता था मैं वो नहीं हूँ। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं एक अजनबी बन गया हूँ। यहाँ पर सिंपली एक बच्चा जो है वो एक्ने प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए बता रहा है कि किस तरीके से जैसे पेरेंट्स को डर लगता है जब वो बीमार पड़ जाता है, और उसी तरीके से इसके भी अपने डर हैं जिनसे ये कोशिश कर रहा है बचने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और इसको लग रहा है कि मैं कोई नया ही इंसान बन गया हूँ। Till the other day, I used to feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed the room, gently chided me, is this a room or a pigsty? Or quickly got down to the task of cleaning the room. दूसरे दिन मैं बहुत खुश था जब अम्मा आई थी, बिना अनाउंस करे एकदम से आ गई थी और सर्वे कर रही थी मेरे रूम का, और धीरे से वो मेरे को बोलती हैं क्या ये कमरा है या पिग स्टे, यानी कि पिग्स के रहने की जगह है, और वो नीचे चली जाती हैं और कमरे की सफाई करने के उस पे टास्क को लेकर के। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, वो पूरी तरीके से पूरे फुल डेडिकेशन से काम करती हैं। The books would go back into the bookcase or side rack. The caps and pens pulled apart by me would get reunited. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. The dust would be swept off the table, and the room would again
would gain a fresh look। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, किताब है वापस किताब रखने की जो शेल्फ केस है वहाँ चली जाएंगी, कैंप्स और पेन जो मैंने अलग अलग कर दिए थे उनको वापस यूनाइट यानी कि जोड़ा जाएगा। बेट और पीसेस जो है क्रेयॉन कलर्स के जो फ्लोर पे दब गए हैं, ठीक है, टुकड़े, उनको डस्टबिन में डाला जाएगा, झाड़ू लगाई जाएगी और टेबल को साफ किया जाएगा, धूल हटाई जाएगी और रूम जो है वापस से फ्रेश हो जाएगा। आओ हे आई हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट। अब मैं कैसे उनसे नफरत करूं जब वो इतना कुछ कर रही हैं। आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द बोर्ड। मैंने एक वार्निंग लगा दी कमरे के ऊपर, नॉक बिफोर यू एंटर। Beneath the above instruction is a warning. My rooms love it or hate it. अब मैंने रूम पर वार्निंग लगा दी है कि कमरे में घुसने से पहले नॉक करें, और उसके नीचे लिख दिया मेरा कमरा प्यार करें या नफरत करें। उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस भी लगा दिए हैं। तो ये एक टीनेजर है, इसका एक अपना रूम है, वहाँ का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया, किस तरीके से वहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया है और कैसे उसकी मम्मा आती हैं और फिर उस रूम को क्लीन करती हैं पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद में वो चली जाती है और ये सोचता है कि ये बिना अनअनाउंस तरीके से आई थी। तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर एक वार्निंग लगा देता है और ये भी सोचता है जब मेरी मम्मी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं इनसे कैसे नफरत करूँ। यहाँ पर अब ये टीनेजर है तो इसकी बातें भी उसी तरह की हैं। इसका डर है कि इसके एक्ने हो गए हैं तो ये इसके चेहरे को खराब कर देंगे लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आने वाले, तो ये उस चीज़ को लेके भी परेशान है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।